बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इसका एग्जैक्टली उसी टाइप की डिस्कशन है जो आपकी लीनियर एक्सेलरेशन के लिए थी। स्टार्ट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। अच्छा, अगर आपको कंपैरिजन याद हो तो लीनियर एक्सेलरेशन की ए टी किसकी वजह से थी? लीनियर फोर्स एफ की वजह से। ये डिपेंड किस पे करती थी? चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करती थी। ठीक है, अब जब हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है? टॉर्क पे। ये टॉर्क की वजह से पैदा होती है। और डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। The time rate of change of angular velocity is called as angular acceleration. अच्छा, यहाँ पे acceleration की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती थी किस पे? फोर्स पे। या किससे फाइंड कर सकते थे आप? चेंज इन वेलोसिटी से। सिमिलरली यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किस पे डिपेंड करेगी? टॉर्क पे। और किससे फाइंड कर सकते हैं? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इनिशियली आप मुझे बताएं इसका यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका यूनिट है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, सेकेंडली एंगुलर एक्सेलरेशन का पॉजिटिव या नेगेटिव होना किस बात पे डिपेंड करेगा? राइट हैंड रूल। अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है तो क्या एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी? नहीं। याद रखें, यहाँ पर राइट हैंड रूल पे डिपेंडेंस डायरेक्टली नहीं आ सकती। ये डिपेंड करेगा चेंज इन वेलोसिटी के ऊपर। अगर चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एंगुलर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगी। या इन अदर वर्ड्स, मैंने जो आपको बताया था कि अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये सारा का सारा डिपेंड कर रहा होता है, बॉडी स्पीड अप हो तो सेम डायरेक्शन, बॉडी स्लो डाउन हो तो अपोजिट डायरेक्शन, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा था। इस वजह से दो रास्ते हैं, या तो डायरेक्टली आपको टॉर्क के बारे में बताया हो कि टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर टॉर्क क्लॉकवाइज हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्लॉकवाइज। लेकिन इस किस्म का सिनेरियो भी आपके सामने आ सकता है जिसमें ये सिचुएशंस जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक प्लेन है। तो अब वेरियस पॉसिबिलिटीज हैं। बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन में होगी या बॉडी क्लॉकवाइज मोशन में होगी। तो हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस जो हैं वो आ सकती हैं। वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। देखें, ऐसा हो सकता है हमारे पास कि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो और स्पीड अप हो रही हो। जैसे राइट हैंड रूल हम इस्तेमाल करेंगे, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखें, ये इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। अब बताइए, डायग्राम देख के क्या पता चलता है? एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? इंक्रीज हुई है। तो इस बात का क्या मतलब होगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन? अपवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज आपके पास। ठीक है, नहीं आप सेंस ऑफ रोटेशन बताएंगे ना, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं। आप ये बताएंगे कि फिर एंगुलर एक्सेलरेशन भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, यानी ये पॉजिटिव है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन इज टेकन एज पॉजिटिव। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि
बॉडी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रही है, तो ये उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है और ये उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। क्या नजर आ रहा है? बॉडी है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव करती हुई, लेकिन क्या हो रहा है? स्पीड कम हो रही है। अगर स्पीड कम हो रही है उसका क्या मतलब है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो इट इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक होगी बात। फिर एक और सिनेरियो ये भी हो सकता है कि बॉडी क्लॉकवाइज रोटेशन में हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन की। ओके, अब क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए ओमेगा पॉजिटिव है, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, और ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। आप क्या देख रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है, तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगी ना, वो भी क्लॉकवाइज होगी। अब वो नेगेटिव ही है, वो नेगेटिव ही है, लेकिन बॉडी को स्पीड अप कर रही है। इधर देखिए, नेगेटिव थी, बॉडी को स्लो डाउन कर रही है, अब नेगेटिव है, बॉडी को स्पीड अप कर रही है। नेक्स्ट देखें, बॉडी क्लॉकवाइज रोटेशन ही कर रही है, बॉडी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है। अब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कम है। इसका मतलब कि बॉडी स्लो डाउन हुई है। इसका मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, तो आपके पास अल्फा पॉजिटिव होगा। जैसे कि चैप्टर नंबर 3 में मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन बॉडी को स्पीड अप भी कर सकती है और स्लो डाउन भी कर सकती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? वो सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव एक्सिस के अलोंग है तो नेगेटिव है। उसका स्पीड अप या स्लो डाउन करने से कतई कोई भी ताल्लुक नहीं होता। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज में ओमेगा नेगेटिव नहीं होगा? क्लॉकवाइज में ओमेगा नेगेटिव होगा, लेकिन हम इस वक्त ओमेगा के पॉजिटिव या नेगेटिव होने को तो नहीं डिस्कस कर रहे। वो तो हमने एंगुलर वेलोसिटी में बता दिया था कि फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ओमेगा इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज रोटेशन इट इज नेगेटिव। अब तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है और बॉडी कब स्पीड अप या स्लो डाउन हो सकती है। तो हमने इसके लिए कॉन्सेप्ट दे दिया कि अगर बॉडी की स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब कि ये सेम डायरेक्शन में आएंगे, अगर स्लो डाउन हो रही है तो मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। तो टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन एंड वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वो मैंने क्या बताया था, इधर मैंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि इसकी डायरेक्शन टॉर्क पे डिपेंड करती है। अब तो टॉर्क पता हो कि टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर टॉर्क नहीं पता फिर चेंज इन वेलोसिटी से हेल्प लेना है। तो अगर बढ़ रही है एंगुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कम हो रही है तो अपोजिट डायरेक्शन, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो हमने डायरेक्शंस फिर यहाँ से फाइंड करनी होती हैं। अच्छा, फिर इसमें जो वेरियस कॉन्सेप्ट्स है आपके पास छोटे छोटे, वो है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, and average angular acceleration। कैसे डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म को? If there is equal change in angular velocity in variable angular acceleration, unequal change, instantaneous at any instant of time, and average total change divided by total time। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक है? देखिए, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर सेकेंड, और फिर 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस
ओमेगा आई स्क्वायर। यहाँ से अगर आप चेक करें तो ओमेगा आई उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय ये टी नीचे शिफ्ट कर दें, तो दिस गिव्स यू definition of angular acceleration या linear acceleration is always in accordance with first equation of motion। although ये सारे रास्ते आप यूज कर सकते हैं angular acceleration को फाइंड करने के लिए, किसी भी रास्ते में कोई पाबंदी नहीं है, कौन सा डेटा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये वाले बड़े स्पेशल हैं दोनों, ये चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं डिवाइडेड बाय 2 थीटा, ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, तो यहाँ से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ये तीनों इक्वेशंस, तीनों वेरिएबल्स यानी कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन तीनों की कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं, सो सिर्फ रियलाइज कर लिया करें इसको। अच्छा, इसके अलावा एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर क्वांटिटीज और लीनियर क्वांटिटीज का हमारे पास रिलेशनशिप है। रिलेशन बिटवीन linear and angular variables। अच्छा, स्टार्ट करें फर्स्ट वन से। S इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक नहीं, S इज इक्वल टू वी टी तो उस वक्त यूज होगा जब आप लीनियर वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही हो और आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, सो S इज इक्वल टू आर। अब अगर आप सिंपली इसे भी t पे डिवाइड करें और इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए यहाँ पे भी t पे डिवाइड करें, तो ये क्या बन जाएगा, v, ये क्या बन जाएगा, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगेन अगर आप इस v को भी t पे डिवाइड कर दें, ओमेगा को भी t पे डिवाइड कर दें, तो ये क्या कहलाएगा, अच्छा इसमें चेंज ले आए, ठीक है। The rate of change of linear velocity is called linear acceleration and the rate of change of angular velocity is called ये फर्स्ट रिलेशन, सेकेंड रिलेशन और थर्ड रिलेशन। अब अगर आप पूरे चैप्टर का अहाता करें तो सबसे ज्यादा इक्वेशंस जो थी वो डिस्प्लेसमेंट की थी और वो भी मैंने आप लोगों को करवा दी थी चैप्टर नंबर 3 में। उसके बाद वेलोसिटी की भी लिमिटेड इक्वेशन है, वही डिस्प्लेसमेंट वाली ही है। उसके बाद एक्सेलरेशन की सबसे लिमिटेड इक्वेशंस है, तो हमें इक्वेशन सारी याद होगी। उसके बाद ये तीन रिलेशनशिप है, इनमें से आपको किसी के ऊपर यह एमसीक्यू दे दिया जाता है, या इसका सबसे जो फेमस एमसीक्यू है वो ये है कि एस किसके बराबर है, वेक्टर फॉर्म में S इज इक्वल टू R क्रॉस थीटा है या थीटा क्रॉस R है, इट इज थीटा क्रॉस R। ये मैं याद करने के लिए अक्सर स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि देखें टॉर्क में याद रखें, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F और एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस P। इन दोनों में R पहले आता है, उसके अलावा जितनी भी इक्वेशंस हैं उन सब में R बाद में आएगा, तो ये इसके याद करने का तरीका होगा। सो यहाँ पे भी जब आप करेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, अच्छा क्या ये इक्वेशन करेक्ट हो सकती है किसी तरीके से, अगर मैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह v इज इक्वल टू माइनस आर क्रॉस ओमेगा या फिर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। तो ये दोनों करेक्ट हैं, अब दोनों के करेक्ट वर्जन लिख रहा हूँ। इसी तरह आपके पास v इज इक्वल टू, सो नॉट v, at इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, at इज इक्वल टू माइनस r क्रॉस अल्फा या फिर at इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r। ये आपके पास रिलेशनशिप है, इनको अब आप याद रखेंगे डायरेक्टली के इनमें से भी कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली बस आपसे रिलेशन मांग लिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन या लीनियर वेलोसिटी या लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर और एंगुलर वेरिएबल रिलेट करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट सही याद रखना आप लोगों ने।
इसके अलावा इसके ऊपर जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन हो सारे वैलिड है। जैसे एक एमसीक्यू देता हूँ, आप लोग सॉल्व करें। चलिए जरा इसे सॉल्व करें, सबको मौका देते हैं, सारे सॉल्व करें। ओके, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? नल वेक्टर। अच्छा, वजह देखते हैं। ओमेगा क्रॉस आर किसके बराबर है? ये तो v के बराबर है, प्लस आर क्रॉस ओमेगा किसके बराबर है? वो तो माइनस v के बराबर होगा। और अब प्लस माइनस माइनस, तो द रिजल्ट इज अ नल वेक्टर। तो नल वेक्टर इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसी तरह बिल्कुल आप लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन है वो भी याद रखें कि वो कैसे अटेम्प्ट करने। इक्वेशन ऑफ मोशन वाले क्वेश्चन तो उस पे एक एमसीक्यू सॉल्व करें। ओके, इसको सॉल्व करें। मैं साथ ही दूसरा क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। A disk moving with 180 rpm comes to rest in 10 seconds. The angular acceleration is। एक ये टाइम डिपेंडेंट क्वेश्चन हो सकता है इसके ऊपर, इसके साथ थोड़ा सा अपने आप को यूज टू करें। और दूसरा क्वेश्चन तब तक मैं लिख रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करें। यही सारा क्वेश्चन है। डिस्क मूविंग विद 180 rpm comes to rest। जी बेटा, तो चेंज करेंगे, ठीक है। वैसे ये ऑप्शंस में भी पता चलेगा आपको, और आइडियली इसको चेंज करना होता है। तो मैंने ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप आरपीएम को रेडियन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में लेके जाएं। और एक और बात भी है, इधर देखें। अब ये सवाल आपको डेटा से भी पता चलता है, नहीं पूछना चाहिए कि सर हम रेवोल्यूशन पर मिनट को चेंज करें या नहीं। ये क्या लिखा हुआ है? टाइम इन सेकंड्स। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेडियन पर मिनट। तो मिनट और सेकंड कैंसिल नहीं हो सकते, लिहाजा आपको डेफिनेटली कन्वर्जन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसे करें। चलिए आप लोग सॉल्व कर लें, फिर मैं आंसर डिस्कस करता हूँ। इसे मैं मैग्नीफाई करूँ इन केस यू कांट सी। चलें सॉल्व करें इसे। चलिए अब आप लोग कर चुके हैं, सिर्फ सॉल्यूशन को कंपेयर करें। A disk moving with 180 rpm comes to rest। इसका मतलब कि ये आप लोग पेपर पे भी इसी तरह करें। अच्छा, कोशिश ये करें कि जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप लोग अलग से डेटा ना लिख रहे हो। मैंने जो वीडियोस बनाई हैं संडे टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन या डेली टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, उनमें भी मैंने यही टेक्निक इस्तेमाल की है कि हम डेटा नहीं लिखेंगे, हम डेटा सिर्फ अंडरलाइन करेंगे। लिखा हुआ मिल रहा है, लिखी हुई चीज को दोबारा लिखें, उसके ऊपर हमारा टाइम जाया हो, जरूरत क्या है। मेरे टेस्ट में ऑलरेडी टाइम कम होता है, सो देखें हम यहाँ पे लिख देंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे लिख देंगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम, द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब देखो इन तीन चीजों से मुझे पता चल गया कि अल्फा क्या होगा, डिवाइडेड बाय टी।
सो एक चीज का ख्याल रखना है क्योंकि ये आरपीएम में, ये सेकंड में है। सो 180 रेवोल्यूशन पर मिनट को कैसे लिखेंगे? 60 सेकेंड। तो 60 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 रेवोल्यूशन जो है ये 3 इंटू 2 पाई रेडियन बन जाएगा। तो 3 इंटू 2 6 पाई। तो यहाँ पे आप आके लिख देंगे। वैसे भी फाइनल 0 हो जाना है, तो माइनस 6 पाई डिवाइडेड बाई टी कितना है? 10 है, तो इट इज माइनस 3/5 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। वो नेगेटिव साइन इसलिए भी आना चाहिए था कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी और फाइनल कम थी, तो वो डिसेलरेट हो रही थी, इस वजह से ये नेगेटिव साइन आ गया। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन, आप इसके बहुत आदी होते हैं, आप इसके बहुत ज्यादा आदी होते हैं। चैप्टर 3 में भी आप कहते हैं टाइम दे दो कि मैं एक सोल्यूशन निकालूं, और जब आपको इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं जिसमें टाइम नहीं होता तो आप जरा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि ये मुश्किल नहीं है, इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल होगा। अच्छा, सेम वही डेटा है, यहाँ से हम डेटा वही एक्सट्रैक्ट करेंगे। मैंने इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आप लोगों को बता दी, फाइनल ऑलरेडी 0 है। इनिशियल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो 6 पाई रेडियन पर सेकेंड है। तो यहाँ पे अल्फा किसके बराबर होगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा। 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। सो यू राइट अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ 0 माइनस ओमेगा आई व्हिच इज 6 पाई। क्या रिजल्ट आएगा? 6 पाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा। तो ये 10 रेवोल्यूशन कह रहा था, 2 इंटू 10 इंटू 2 पाई। समझ आई? क्योंकि वो तो हमने लिया हुआ है किसमें? तो एक रेवोल्यूशन जो है वो कितने रेडियन के बराबर है? तो यहाँ पे आप लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू 10 इंटू 2 पाई रेडियंस। तो अब हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। वी राइट माइनस 36 पाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 20 इंटू 2 40 पाई। अब ये पाई इस पाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये दोनों देख लें 4 के टेबल में आते हैं। तो माइनस 9/10 पाई, जिसको मैं 0.9 पाई रिपोर्ट कर सकता हूँ इजीली। समझ आ गई? कितने स्टूडेंट्स का यही आंसर था? कहाँ पे गलती की है? चलें, मैंने करवा दिया। बहरहाल इधर गलती की गुंजाइश यहाँ पे थी कि आप 2 दफा रेवोल्यूशन में गलती ना करें। एक दफा जब एंगुलर वेलोसिटी का डेटा दिया हुआ है और दूसरी दफा जब आपको ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज इट फॉर योर चैप्टर नंबर 5। थैंक यू।